नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हड़प्पा सभ्यता को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार के विषय में। हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में हुआ था। यदि हम इसकी पूर्वी सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक एरिया है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। ये हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। यदि हम बात करें इसकी पश्चिमी सीमा के विषय में तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक एरिया है सुतका गेंडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे है। ये हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करता है। यदि हम बात करें उत्तरी सीमा के विषय में तो जम्मू कश्मीर में है मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। ये इसकी उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। यदि हम बात करें दक्षिणी सीमा के विषय में तो महाराष्ट्र में है दायमाबाद, ये इसकी दक्षिणी सीमा को निर्धारित करता है और ये है परवरा नदी के किनारे। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, पूरब से लेकर पश्चिम के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1600 किलोमीटर और उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो डिस्टेंस है वो है 1400 किलोमीटर। अगर हम आगे बात करें तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय क्रांति वाली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न आता है, सर इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस सभ्यता में जो पहली साइट खोजी गई थी वो थी हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में ही पहली बार खुदाई किया गया था और यही वजह है कि इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसे सिंधु सभ्यता फिर क्यों कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता जो विकसित हुई वो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियाँ जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती, इन नदियों के किनारे ही ये सभ्यता विकसित हुई थी। यही वजह है कि इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है कांस्ययुगीन सभ्यता। अब इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय के लोग जो थे प्रचुर मात्रा में यानी कि अत्यधिक मात्रा में तांबा, कांसा और टीन का इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह है कि इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के विकास के विषय में कि किस प्रकार की इसकी उत्पत्ति की विकास की क्रम रही है। तो 20वीं सदी के आरंभ तक इतिहासकारों एवं पुरातत्ववेताओं की यह धारणा थी कि वैदिक सभ्यता ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। लेकिन जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई और राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तो फिर ये स्पष्ट हो गया था कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि इससे पहले की एक और सभ्यता है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जान सकते हैं। आगे आप लोग ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे कि मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, क्रीट सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं की समकालीन सभ्यता थी। आगे यदि हम बात करें तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, जबकि पुरातत्व विभाग की नींव जो है वो वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में रखा गया था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं इसके विकास के क्रम के विषय में। तो सबसे पहले जो है चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थित विशाल टीले का अन्वेषण किया गया था। उसने वहाँ बहुत पुरानी बस्ती के बुर्जों बुर्ज मतलब होता है वहाँ के कुछ अवशेष और अद्भुत ऊंची ऊंची दीवारों को देखा था। उसने यह समझा कि यह सिकंदर के समय का, अब वो कौन से सिकंदर की बात हो रही है यहाँ पे, तो अलेक्जेंडर की यहाँ पे बात हो रही है। यह शहर सिकंदर महान के समय का है। आगे यदि हम बात करें तो 1856 ईस्वी में कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन विलियम ब्रटन को ईंटों के टुकड़ों के साथ कुछ प्राचीनतम वस्तुएं प्राप्त हुई, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया। किंतु इस सभ्यता के महत्व को अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं समझ सके। जे.ए. फ्लीट ने यहाँ से कुछ प्राप्त सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया, परंतु वह भी सही सही मूल्यों में इसे समझने में असमर्थ रहे। आगे चलकर 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक
सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पंजाब, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान वाला जो एरिया में पंजाब है, उसके विषय में बात हो रही है। पंजाब के शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा की टीलों का पता लगाया। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राखालदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों को खोज निकाला। इन सब के बाद 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा के विषय में एक रिपोर्ट प्रकाशित की और यह बताया कि ये सभ्यता लगभग उतना ही प्राचीन थी जितना मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी कि 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी ये। अब हम बात करते हैं आगे। तो मार्शल द्वारा प्रतिपादित हड़प्पा के कालक्रम को रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे काल निर्धारण के तरीकों से और भी समर्थन मिला और ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये सभ्यता बेसिकली 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व की है। और इस प्रकार से ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस सभ्यता में बेसिकली 400 से लेकर के 500 सालों तक सभ्यता की विकास का क्रम रहा है, जिनमें अगर परिपक्व सभ्यता की बात करें, जहाँ पे एकदम चरम सीमा पर सारी चीजें थी, नगरीय सभ्यता एकदम चरम सीमा पर थी, तो वो टाइम बताया गया यहाँ पर 2200 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के बीच का। लेकिन कुछ नवीन प्रस्तुत हुए हैं हमारे पास अभी शोध पत्रिकाएं, जिसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता का काल लगभग 8000 साल पुराना है। ठीक है, ध्यान रखने की बात यहाँ पर यह भी है कि स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियां निर्धारित की गई, उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदड़ो। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के विषय में। ऐसे अगर देखा जाए तो 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत से और पाकिस्तान से लगभग 2800 पूरा स्थल खोजे जा चुके हैं। लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मांडा, चन्हूदड़ो, अल्हादिनो, सुतकागेंडोर, शुतकाको, बालाकोट, सुरकोटड़ा, रंगपुर, लोथल, भगतराव, इसके अतिरिक्त धौलावीरा, कालीबंगा, रोपड़ और इसके अतिरिक्त आपका हो गया बनवाली, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर। ये कुछ ऐसे स्थल हैं जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अब हम इसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा के विषय में। हड़प्पा की अवस्थिति जो है पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर है। इसका विभाजन 2 तरीके से किया गया। पश्चिमी भाग को गढ़ी और यूं कहे तो दुर्ग कहा गया, जबकि पूर्वी भाग को एक निचला शहर की संज्ञा दिया गया। इसकी खोज समय समय पर अलग अलग इतिहासकारों द्वारा किया गया, अलग अलग पुरातत्वविदों के द्वारा किया गया। जैसे कि सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, उसके बाद 1926 ईस्वी में MS वत्स के द्वारा, इसका पूरा नाम है माधव स्वरूप वत्स। उसके बाद 1946 ईस्वी में REM व्हीलर के द्वारा। अब यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं तो बेलनाकार प्रस्तर ड्रिल, 6-6 की कतार में धान्य कोठार जिसमें जौ और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तांबे का इका गाड़ी, कार्नेलियन बीड, नर्तकी की मूर्ति यानी कि सिलेटी चूना पत्थर से बनी हुई थी मूर्ति, वो प्राप्त हुई है। R37 कब्र में ताबूत मिला है जिसे ताबूत सावधान कहा गया है। कांसे का दर्पण मिला है, कांसे का रथ मिला है, बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है और धोती पहना एक मूर्ति मिला है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो स्टुअर्ट पिगट ने इस सभ्यता में हड़प्पा को बेसिकली अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दिया है। साथ ही यह भी आप लोग याद रखना कि हड़प्पा जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब यहाँ से UGC नेट के पेपर में प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं उसको देखते हैं। अब ऐसे तो कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन उसमें से हम केवल सिलेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जिससे आपको आइडिया लग सके। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में लिखा गया है कार्नेलियन बीड, ताम्र, अरिका मेडू और ताम्रलिप्ति। कार्नेलियन बीड का संबंध है हड़प्पा से, ताम्र का संबंध है राजस्थान की खेतड़ी से। मुझे इतना पता है कि A का 3 और B का 4 है, तो ये केवल ऑप्शन नंबर D में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर D आपका सही जवाब है। तो आप एलिमिनेट करना भी सीख लो, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में नदी के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में संबंधित शहर बताया गए हैं। कालीबंगा,
घग्गर नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, और हड़प्पा जो है वो है रावी नदी के किनारे। तो ए का 2 हो जाएगा आपका और बी का हो जाएगा 4। ए का 2, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के विषय में। तो पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाहिने तट पर ये अवस्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, यदि हम उसके विषय में बात करें तो सबसे बड़ा भवन अनागार प्राप्त हुआ है, सभागार, पुरोहितावास, शेरखड़ी के बांट, बेलनाकार प्रस्तर ड्रिल, घोड़े के मृण मूर्ति, नाव के चित्रयुक्त बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी मिले हैं, दाढ़ी वाले साधु की जानकारी मिली है, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। सर्वाधिक संख्या में मुहरे हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त महास्नानागार, महाविद्यालय, हाथी के कपाल खंड, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है जिसे कलश सावधान कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ की अधिकांश जातियाँ भूमध्य सागरीय प्रतीत होते हैं और दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी संरक्षित बस्ती जो है मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है। सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कें पक्की करने का प्रमाण मिला है यहाँ से, जो कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थल है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ के भवनों में गोल स्तंभ का अभाव है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यानी कि विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल किया गया है। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न किस प्रकार से बने हैं, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मोहनजोदड़ो का संबंध है बड़ा अन्नागार से, ए का हो जाएगा 2। मुझे इतना पता है कि ए का 2 है। यदि आप ऑप्शन की ओर देखोगे तो ये केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं लोथल के विषय में। तो लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज 1955 में एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। यदि हम यहाँ पे बात करें इसके प्रमुख साक्ष्यों के विषय में, तो जो भवन द्वार है वो मुख्य सड़क की ओर खुलने का यहाँ से प्रमाण मिला है, बंदरगाह मिला है जिसे डॉकयार्ड या फिर गोदीवाड़ा कहा जाता है, जल भंडार के साक्ष्य मिले हैं, चावल एवं बाजरा के साक्ष्य मिला है, 3 युग्मित समाधि मिला है जिसे संयुक्त समाधान कहा जाता है, चतुर लोमड़ी की कथा को वर्णित करने वाला चित्रित भांड मिला है, अग्नि वेदिका मिला है, सांप के अंकन वाली मुहर मिला है, फारसी मुद्रा मिला है, अनाज पीसने की चक्की मिला है, हाथी दांत और गोरिल्ला के साक्ष्य मिले हैं, मनका बनाने के कारखाना मिला है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण पतन नगर भी लोथल को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है, लोथल, कालीबंगा, बनावली या फिर चन्हूदड़ो। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका लोथल। अब हम बात करते हैं कालीबंगा के विषय में। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था और फिर 1960 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं यदि हम उसके विषय में बात करें तो अग्नि वेदिका मिला है, ऊंट की अस्थियां मिली है, जुता हुआ खेत मिला है, युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां के साक्ष्य मिली है, प्रतीकात्मक समाधि मिली है, शल्य चिकित्सक का साक्ष्य मिला है, भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ है, सिंह वाले देवता के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न पूछा गया था आपसे 10 जनवरी 2025 को जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बागौर का संबंध तो हो जाएगा आपका यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन स्थल से, बैराट का संबंध हो जाएगा आपके पास बौद्ध अवशेष से, आहड़ का संबंध है ताम्र पाषाणिक स्थल से, और यहाँ पर जो कालीबंगा देख रहे हो आप, कालीबंगा का संबंध है परिपक्व हड़प्पा संबंधी साक्ष्य से। यानी कि ए का 4, बी का 1
ए का 4, बी का 1 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं बनवाली के विषय में। इसकी अवस्थिति हरियाणा में फतेहाबाद में है और कौन सी नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे। इसकी खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं उनमें शामिल है किलेबंदी का साक्ष्य, अच्छे किस्म का जौ, तांबे की कुल्हाड़ी, मनका बनाने का कारखाना, तांबे के वानाग्र और हल्की आकृति वाली एक खिलौने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त याद रखना, सार्वजनिक रूप से जल निकासी का यहाँ पे अभाव देखने को मिला है। मुख्य सड़कें सीधी होने की बजाय घुमावदार हुआ करते थे। साथ ही यह एक केंद्रीकृत योजना के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर पूर्व विकसित एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। अब हम बात करते हैं सुरकोटड़ा के विषय में। इसकी अवस्थिति गुजरात का कच्छ जिला में है। इसकी खोज 1964 में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं उनमें शामिल है घोड़े की अस्थि, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यह गढ़ी एवं आवासीय क्षेत्र में विभाजित था। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राक हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण नहीं मिला है, तो इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं चन्हू दड़ों के विषय में। तो ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार और 1935 में मैके के द्वारा किया गया था। यहाँ से जो हमें प्रमुख साक्ष्य मिला है उनमें शामिल है मनके बनाने का कारखाना, बेलनाकार प्रस्तर ड्रिल, 4 पहियों वाली गाड़ी, एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल का चित्र और लिपस्टिक और इत्र का साक्ष्य भी चन्हू दड़ों से प्राप्त हुआ है। यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों की साक्ष्य मिली है। प्राक एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य भी चन्हू दड़ों से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं धौलावीरा के विषय में। धौलावीरा गुजरात में मानसर या फिर मानहर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था और 1990-91 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं उसके विषय में अगर हम बात करें तो सूचना पट मिला है चित्राक्षर लिपि में, जिसे ब्रुस्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से स्टेडियम मिली है यानी कि क्रीड़ा स्थल, एक श्रृंगेरी पशु की आकृति मिली है, किलेबंदी का साक्ष्य मिला है, गुलाबी मृदभांड मिले हैं, बड़ा कब्रिस्तान मिला है, अंतर क्षेत्रीय व्यापार की जानकारी मिलती है, बेलनाकार प्रस्तर ड्रिल मिला है, वेधशाला का प्रथम साक्ष्य मिला है, जल प्रबंधन प्रणाली की यहाँ पे मौजूदगी भी दिखाई देती है। ध्यान रखना कि धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल किया गया है। यह स्थल आभूषण निर्माण का एक केंद्र था और काष्ठ निर्यात यहाँ से की जाती थी। यहाँ से पशुओं और मनुष्यों की मूर्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त यह भी याद रखना कि गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग का प्रमाण भी हमें धौलावीरा से मिलती है। अब प्रश्न पूछा गया था आपसे जनवरी 2017 में निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? बनावली, धौलावीरा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका धौलावीरा। अगला प्रश्न है हड़प्पाई स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं? कुनाल से, लूथल से, रंगपुर से या फिर धौलावीरा से? तो ये केवल धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था 18 जून 2024 को। एम.एस. वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ किया जाना, आर.ई.एम. व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया जाना, एस.आर. राव द्वारा लोथल में उत्खनन आरंभ किया जाना, बी.बी. लाल और बी.के. थापर द्वारा कालीबंगा में उत्खनन आरंभ किया जाना, आर.एस. बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन आरंभ किया जाना। सारे क्रम में ही लिखे गए हैं। यदि विकल्प की ओर देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। सारे डेट आप लोग याद रखना। 1926 में हड़प्पा में एम.एस. वत्स के द्वारा उत्खनन किया गया था। उसके बाद आर.एम. व्हीलर के द्वारा 1946 में किया गया। 1955 में एस.आर. राव द्वारा लोथल में
उत्खनन कार्य किया गया था। 1960 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा कालीबंगा में उत्खनन आरंभ किया गया था और 1990-91 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा धौलावीरा में उत्खनन आरंभ किया गया था। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन के विषय में। हड़प्पावासी बेसिकली इंडो आर्य या फिर द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित थे। इनकी लिपि जो है वो चित्रात्मक थी और इसकी जानकारी हमें धौलावीरा से मिला है। इनकी अगर हम आस्था बात करें तो मातृ देवी की ये पूजा करते थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था प्रजनन या फिर उर्वरा शक्ति को प्राप्त करना, और पशुपति का भी पूजा किया करते थे, जो कि पुरुष देवता की ये पूजा होता था और इसकी साक्ष्य हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। सामाजिक व्यवस्था में अगर समाज की बात करें तो समाज इनकी मातृ प्रधान थी। जादुई आस्था में ये विश्वास करते थे। जादुई आस्था बहुत ही चरम सीमा पे वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त मंदिर या फिर देवस्थान का प्रचलन उस समय नहीं था। आभूषण जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों धारण किया करते थे। अगर हम वस्त्र की बात करें तो छोटे लहंगा, कमरधनी, इन चीज़ों को पहना करते थे। अगर हम खेल की बात करें तो लट्टू और पिट्टू उस समय की मुख्य खेल थी और साथ ही समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। इनके समय में जो पालतू पशु था वो था कुत्ता। सामुदायिक महत्व वाले कुछ अग्निकुंड मिले हैं जो कि कालीबंगा और बनावली से प्राप्त हुए हैं, जबकि घरेलू महत्व वाली अग्निकुंड जो है वो लोथल, आमरी, नागेश्वर, बगाड़ और राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट के पेपर में, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? रथ दौड़, पासे का खेल, पोलो या फिर घुड़सवारी? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, पासे का खेल। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन के विषय में। नगर विन्यास पद्धति जाल पद्धति पर आधारित थी, यानी कि ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। नगर में आयताकार या फिर कहे तो वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। वास्तुकला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने ही किया था। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। भवन जो है एक मंजिले के साथ साथ 2 मंजिले का भी हुआ करता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार है। फर्श कच्चा होता था, लेकिन कालीबंगा से हमें पक्के फर्श के भी साक्ष्य मिले हैं। अधिकांश मुहरे जो हैं वो सेल खड़ी के बने होते थे। आगे यदि हम बात करें इनकी कृषि के विषय में तो विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु वासियों ने ही किया था। सिंधु वासी चावल, बाजरा, रागी, सरसों, इन चीज़ों का उत्पादन किया करते थे। जैसे कि लोथल से चावल मिला है, लोथल और सौराष्ट्र से बाजरा मिला है, रागी, सरसों, इन चीज़ों की जानकारी कालीबंगा से मिली है। इसके अतिरिक्त याद रखना कि सिंधुवासी हल से भी परिचित थे और हल की जानकारी जो है बनावली से हमें मिलती है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गन्ना का हमें कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं पशुपालन की जानकारी को लेकर के। तो सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, किंतु उन्होंने उसे पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े का साक्ष्य जो है सुरकोटड़ा में मिला है और घोड़े के साक्ष्य में क्या मिले हैं तो उसमें हमें अस्थि पंजीरों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु वासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, इस बात को भी आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य के विषय में। सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य समकालीन सभ्यताओं के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे। यहाँ से जो प्रमुख आयातित वस्तुएं हैं, अगर हम उसके विषय में बात करें तो यहाँ से भी हर बार प्रश्न पूछी जाती है। जैसे टीन का आयात अफगानिस्तान और ईरान से होता था। तांबा का आयात राजस्थान के खेतड़ी से होता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, सोना अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से, सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। साथ ही जो लाजवर्द है वो मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों और व्यापारियों का शासन हुआ करता था।
आगे हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और उसके बाद आता है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्हादिनु है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी है और इसके बाद आता है धोलावीरा। यह एक नगरीय सभ्यता थी। संपूर्ण सभ्यता वर्तमान में जो है वो विषम चतुर्भुज आकृति में बनी हुई है। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार अब तक 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। जलीय सीमा 1300 किलोमीटर की है। इसके अतिरिक्त यह भी याद रखना कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1400 किलोमीटर है। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम बात करते हैं कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग पुरातत्वविदों ने अपने अकॉर्डिंग जानकारियां दी है। जैसे कि श्रीन रत्नागर ने कहा कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द मनी के व्यापार में गिरावट के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। वहीं आरपी चंदा और मार्टिमा विलर ने कहा है कि आर्यों के आक्रमण के कारण से हड़प्पा सभ्यता की पतन हो गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एच.टी. लैम्ब्रिक ने कहा है कि सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन होने के कारण से हड़प्पा सभ्यता की पतन हुई है। जबकि एम.आर. मुगल कहते हैं कि शुष्कीकरण की वजह से शायद उस समय पानी में जो है कमी आ गई थी, वर्षा ऋतु में कमी हुई होगी जिसके कारण से ऐसी हुई थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो रॉबर्ट एल रैक्स और जॉर्ज एफ डेल्स का मानना है कि निरंतर बाढ़ आ रही थी जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता पतन की ओर चली गई थी। अब प्रश्न पूछा गया था आपसे 10 जनवरी 2025 को किस इतिहासकार ने तर्क दिया कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द मनी के व्यापार में गिरावट हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण था। एम.आर. साहनी, श्रीन रत्नागर, एच.टी. लैम्ब्रिक या फिर एम.आर. मुगल। तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका श्रीन रत्नागर। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि हड़प्पा सभ्यता में निरंकुश पुरोहित राजा शासन करते थे। तो इसकी जानकारी हमें स्टुअर्ट पिगट के द्वारा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में की गई खोजों के आलोक में हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया के संबंधों के संदर्भ में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। लिपि किलाकर लिपि के समान है। मोहरे और उनके प्रतीक चिन्ह सुमेरियाई हैं। गुजरात और राजस्थान के छोटे स्थल मेसोपोटामियाई विशेषताएं दर्शाते हैं। हड़प्पा सभ्यता को पूर्णतः मेसोपोटामियाई दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है। धालेवान, लखमीरवाला, सुरकोटड़ा या फिर सरायखोला। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सरायखोला। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का नाम है हिस्ट्री की जीत। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना आप लोग। और भी इसमें कई सारे अपडेट आएंगे जैसे कि कई सारे पीवाईक्यूज करवाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जिससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी और आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उसकी आपकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।